नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम आए हैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के अंदर और अभी जैसा कि आपको पता है हरियाणा पंचायती चुनाव का दौर है। 2 चरणों में तो हो चुका है और अभी तीसरा चरण है जो जारी है। तो उसी रिगार्डिंग हम कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में डासपी संगठन के छात्र नेता और अध्यक्ष साहिल बड़सिकरी जी से इसके रिगार्डिंग कुछ अपने विचार साझे करेंगे हमारे साथ। अभी इसकी कड़ी में हम स्वागत करते हैं साहिल बड़सिकरी जी का। जी सर, स्वागत आपका। धन्यवाद। आपके चैनल को क्रांतिकारी सलाम, नमस्कार और आपका धन्यवाद। जी सर, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए प्लीज़। मेरा नाम साहिल बड़सिकरी है। मैं कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय का छात्र हूं और जो हमारा संगठन जो हमेशा छात्र राजनीति में बुलंद रहा है और पिछड़ों और दलितों की आवाज़ उठाई है, डॉक्टर अंबेडकर स्टूडेंट फ्रंट ऑफ इंडिया, उसका मुझे अध्यक्ष चुना गया है और मैं अध्यक्ष के पद पर कार्यरत हूँ। जी सर, मेरा जो पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि जो अभी ग्राम पंचायत के चुनाव हैं जो पहले 2 चरण में हो चुके हैं और तीसरे चरण में अभी जारी हैं। 25 नवंबर से मेरे ख्याल से चुनाव हैं। जो अभी पहले 2 चरण में चुनाव हुए हैं उनको आप किस तरीके से देख रहे हैं? क्या जनता ने, लोगों ने एक सही प्रत्याशी को चुना है, उम्मीदवार को? देखिए, आपने जो क्वेश्चन किया कि क्या जनता ने सही प्रतिनिधि को चुना, तो देखिए जनता हमेशा सही प्रतिनिधि ही चुनती है। यह हमारे लोकतंत्र की आत्मा है और आत्मा का सबसे सुंदर जो मुखौटा है वो हम हमारे ग्राम पंचायत चुनावों के अंदर देखते हैं। जनता जनार्दन है और उन्होंने जिस भी प्रत्याशी को चुना है हम उनको सही ही मानते हैं। लेकिन अगर वो अपने गांव के, अपने क्षेत्र के, अपने लोगों के, अपना समाज का विकास करता है तो वो हमेशा सही व्यक्ति ही चुना गया होगा। जनता हमेशा सही प्रतिनिधि ही चुनते हैं। बस हम आशा करते हैं कि और एक विश्वास बनाए रखते हैं कि जो जनता ने अपना प्रतिनिधि चुना है, जनता का वो एकमत निर्णय है और जनता का वो आदेश होता है, वो सही होता है। अच्छा, तो मेरा एक दूसरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसे अब की बार जो है चुनाव हुए हैं 2 चरण में, उनमें जैसे एक पिछड़ा वर्ग है, उसको लेकर आपके जो विचार हैं वो हमसे साझा कीजिएगा कि जैसे उनको जो उम्मीदवार हैं पिछड़ा वर्ग से, क्या उनको अभी पूरा अधिकार मिला कि वो चुनाव में मतलब अपना उम्मीदवार का जो फॉर्म भर सकें या कुछ ऐसे? देखिए, जो आपने पिछड़ा वर्ग की बात की, उसको हमारे संविधान का 73 और 74वां जो संवैधानिक संशोधन हुआ था 92 और 3 के अंदर, तो उनको पूर्णतः अधिकार दिया गया है कि वो जब भी उनकी सीट जो आरक्षित होती है उसके अंदर आएँ और अपना जो उनका चुनाव का जो पत्र है वो भरें और अपनी ग्राम राजनीति के अंदर भाग लें। तो मैं मानता हूं कि उनको पूर्णतः इसका अधिकार मिला है और वो अपने कार्य में लगे भी हुए हैं। अब हमने हाल ही में जो नतीजे देखे उसके अंदर चुनकर भी जो आए हैं वो बिल्कुल पूर्णतः संशोधित और सटीक तरीके से और बिल्कुल संवैधानिक तरीके से आए हैं। अच्छा साहिल जी, मेरा आपसे तीसरा क्वेश्चन ये है कि ग्राम पंचायत के जो चुनाव हैं वो सत्ता के विकेंद्रीकरण को कहाँ तक प्रदर्शित करते हुए और कितने सफल हुए हैं? देखिए, सत्ता का जो विकेंद्रीकरण है वो हमारे संविधान का सबसे सुंदर एक स्वरूप है कि सत्ता को हमने कभी भी एक हाथ में नहीं दिया है। सत्ता को हमने हमेशा विभक्त किया है। यह विचार कि सत्ता एक हाथ में न रहकर सभी इसके भागीदार बने, तो ये बिल्कुल इसको सफल हुआ है। जब हम देखते हैं कि राजस्थान से हम ग्राम पंचायत की शुरुआत देखते हैं कि जब उनको संवैधानिक रूप मिला था तो सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है और जो गांव का जो युवा है, गांव की जो महिलाएं हैं, गांव का जो मतदाता है, वो इस ग्राम पंचायत चुनाव के कारण ही जो आगे आया है और राजनीति के अंदर उन्होंने अपना भाग लिया है और भाग लेकर उन्होंने अपना अस्तित्व भी कायम रखा और विकास के कार्य भी किए हैं। पहले होता क्या था कि जो सत्ता थी वो कुछ हाथों में केंद्रित होती थी, लेकिन जब से हमारी सरकार ने और हमारे देश के संविधान ने इस पंचायती चुनाव को संवैधानिक रूप दिया है तो सत्ता का विकेंद्रीकरण स्वतः ही हो गया है। हम देखते हैं कि जो पहले हम चुनाव देखते हैं कि जिला स्तर पर होता है, फिर ब्लॉक स्तर पर होता है और अंत में आकर वो गांव के स्तर तक पहुंच जाता है। तो मैं बिल्कुल इससे सहमत हूं कि सत्ता का विकेंद्रीकरण हुआ है, लोगों की भागीदारी आई है और यह सफल हुआ है। लेकिन इसको अभी और अपने सुंदर प्रतिरूप में आना बाकी है। उसके लिए बस युवा शिक्षित होते रहेंगे और राजनीति में ईमानदारी पूर्वक वो भाग लेते रहेंगे और प्रतिनिधि भी अगर सही ढंग से आत्मिक रूप से अपना कार्य करें तो ये बिल्कुल देखना आप, अभी विकेंद्रीकरण हुआ है, सफल हुआ है, आगे भी होता रहेगा। जी बिल्कुल जी। अच्छा, तो एक मेरा और क्वेश्चन था आपसे कि जैसे पंचायती चुनाव में जो समाज के तथाकथित दबे कुचले पिछड़े वर्ग को क्या वो उठा पाते हैं और वह स्वतः किस प्रकार से उन्हें उठा सकते हैं? देखिए,
समाज का एक ऐसा वर्ग जो सदियों से दबाया गया, वो एक तो संविधान के कारण और जो उन्हें अधिकार मिला वोट का उसके कारण, और तीसरा जो उन्हें वोट का अधिकार के साथ साथ उन्हें खुद सत्ता में आने का जो मौका मिला है, उसके कारण ही वो आज इतनी अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाए हैं और वो उठकर आए हैं। देखिए कई क्षेत्रों में आप देखिए, जहाँ पर मैं गांव छात्र की बात करूं तो वहाँ पर कुछ दिन पहले हमने सामाजिक बहिष्कार का एक आतंकित चेहरा देखा था, और अभी हम जो प्रथम चरण के जो चुनाव हुए थे उसी के अंदर हमने ये भी देखा कि जिस समाज को दबाया गया वही गांव के सरपंच बन गए, वही सर्वे सर्वा बने हैं। तो देखिए ये पंचायती चुनाव ने बिल्कुल उनको उठाया है, और वो खुद इसलिए और इस प्रकार उठ सकते हैं कि वो अपने वोट का सही प्रयोग करें, अपने प्रतिनिधि को हमेशा मजबूत रखें और ईमानदारी पूर्वक सामाजिक हित में कार्य करें, और अपने वोट का सही प्रयोग करके वो खुद इसके अंदर उठ सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी लेकर और चुनाव जीत कर। अच्छा साहिल जी, एक और क्वेश्चन है कि जैसे अभी आप पोस्टरों में देखते होगे ना, हर कोई अपना मतलब जो है कि ये रखता है कि वो एक ईमानदार है, सच्ची सुच्ची साफ छवि का इंसान है। तो अभी एक सुनने को बहुत मिलता है कि मतलब 1 दिन पहले 2 दिन पहले किसी को मतलब पैसे से वोट खरीदे जाते हैं या कुछ मतलब किसी प्रकार का लालच देकर ऐसा क्या वोट हथियाने का काम किया जाता है। तो ये बात कहाँ तक, किस हद तक सही है? देखिए पहली बात तो ये बात सही ही नहीं है। किसी को भी किसी भी प्रकार का लालच देकर, चाहे वो शराब का लालच हो, चाहे वो मांस मिट्टी का लालच हो, चाहे वो धन का, संपत्ति का, या फिर कार्य करवाने का भी लालच हो। हम देखते हैं कई बार लोग इस प्रकार भी उसको वोट देते हैं कि मैं आपका वो काम करवा दूंगा, आपके मैं कॉलोनी या लोन वगैरह कुछ भी, या आपके कुछ हिस्सेदारी दे दूंगा। अगर कोई भी लालच देता है तो मैं हर एक उस मतदाता को यह बात बताता हूँ कि अगर उसने आपको लालच दिया है तो यह बात आप सत्य मानिए कि उसने दूसरे व्यक्ति को भी यही लालच दिया है। इस बात की आप गांठ बांध लें कि अगर आज उसने आपको ख़रीदा है तो वो कल आपको ज़रूर बेचेगा। और मान्यवर कांसीराम जी ने हमेशा कहा है कि अपनी बेटी और वोट कभी भी बेचने नहीं चाहिए, वो एक जिम्मेदार व्यक्ति को सौंपने चाहिए, चाहे वो किसी भी समाज का हो। जी। तो मैं इस बात के साथ कभी भी सहमति नहीं रखूँगा कि वो किसी भी प्रकार का लालच दें और कोई भी लालच में ना आए, और हमेशा इन सभी चीज़ों से ऊपर उठकर अपने वोट का सही प्रयोग करें। और इस बात को हमेशा याद रखें कि जो आज आपको ख़रीद रहा है वो कल आपको बाज़ार में सरेआम बेचेगा। और जो दूसरा आपने बात कही है कि जो हर कोई अपने पोस्टर पर लगाता है कि शिक्षित, कर्मठ, ईमानदार, तो देखिए हो सकता है कई लोग होते भी हैं ऐसा, लेकिन सभी को हम एक तराजू में नहीं तोड़ सकते। तो ये एक चुनावी जुमला हम समझ सकते हैं कि एक चुनावी जुमला भी होता है, लेकिन कई व्यक्ति इस बात पे खरे भी उतरते हैं और वो एक्चुअली में होते भी सही हैं वो। ठीक है, तो मेरे इसके ऊपर यही विचार। सर एक आखिरी क्वेश्चन है मेरा आपसे कि जो पहले और दूसरे चरण में अभी जो उम्मीदवार चुनकर आए हैं, सरपंच बने हैं गाँव के, उनके लिए उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए मैं सिर्फ 2 बातों में अपनी वक्तव्य को पूर्ण विराम दूंगा कि जनता ने आपको चुना है, आप पूर्णतः बहुमत से आए हैं। कई गाँव के अंदर हम देखते हैं कि लोग 3-3 वोट से जीते हैं, कोई 4 वोट से जीता है, कोई हज़ारों वोट से भी जीता है। लेकिन इसको मद्देनज़र कई लोग अपने बहस निकालने लग जाते हैं कि अला फलां परिवार ने हमें वोट नहीं दिए, लेकिन उन्हें जो मतदाताओं ने चुन के भेज दिया है और जो प्रतिनिधि चुने गए हैं, मैं उनको एक ही संदेश दूंगा कि आप सिर्फ जिन लोगों ने आपको मत दिए, सिर्फ आप उनके सरपंच नहीं हैं, सिर्फ आप उनके पंच नहीं हैं, न सिर्फ आप उनके ब्लॉक समिति के मेंबर हैं, ना ही सिर्फ आप उन लोगों के जिला पार्षद हैं, आप पूरे के पूरे क्षेत्र के जिला पार्षद हैं, पूरे क्षेत्र के सरपंच हैं। बेशक आपको 3 वोटों से जीते हैं, सिर्फ आपके पास 3 वोट ज़्यादा थे, लेकिन आप एक गांव के सरपंच हैं और आप अपना पूरा ध्यान गांव के विकास में लगाएं और हर एक को अपने साथ लेकर चलें और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सहयोग को लेकर चलें और गांव को आप उन्नति और शिक्षा और विकास के रास्ते लेकर चलें, और बिना किसी पक्षपात किए कि उस व्यक्ति ने मुझे वोट दिए थे या नहीं, या वो मेरी जात या समाज से संबंध रखता है या नहीं। इन सभी बातों से ऊपर उठकर आप उस गांव के, आप उस क्षेत्र के प्रतिनिधि हैं, आप सरपंच हैं, पंच हैं, मेंबर हैं, जिला पार्षद हैं, आप अपना पूरा का पूरा ध्यान केंद्रित अपने क्षेत्र के विकास पर लगाएं। जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका साहिल जी। और अभी आपने देखा हमारे साथ साहिल बड़सीकरी जी जुड़े हुए थे, जो कि छात्र नेता हैं और डासपी के छात्र अध्यक्ष हैं, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने अपने बहुत अच्छे विचार हमारे समक्ष रखे हैं और चुनावों को लेकर कुछ संदेश भी जो है चुने गए उम्मीदवार को दिए हैं। तो हमें आशा रहेगी कि जो भी उम्मीदवार हैं वो अच्छे से अपने मतलब जिस भी गाँव में वो सरपंच पद के लिए चुने गए हैं, एक अच्छी उन्नति का कार्य करें और युवाओं को मतलब आगे लाने का काम करें और शिक्षा क्षेत्र में भी अच्छा काम करें। तो आज की इस रिपोर्ट में इतना ही, फिर मिलेंगे।